देख रहे हैं अपराजिता संदेश में। इस वक्त राम लखन सिंह यादव कॉलेज में हूं औरंगाबाद में, और आज यहां पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा का प्रथम जिला सम्मेलन है। आज हमारे साथ में बात करने के लिए जो आज हैं पालीगंज से विधायक हैं, और इनका नाम है संदीप सौरभ, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आइसा के। तो आइए हम बात करते हैं। सर, पहला नंबर आपका इस चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है सर कि ये आइसा क्या है? आइसा देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक छात्र संगठन है जो देश भर में शिक्षा और रोज़गार के सवाल पे, लोकतंत्र के जो बाकी सवाल हैं उन सवालों पे संघर्ष करती है। और आज के डेट में सरकार की पॉलिसी जो है, शिक्षा और रोज़गार से नौजवानों को बेदखल करने की जो नीति सरकार की है, उन नीतियों के खिलाफ सबसे लोकप्रिय संघर्ष करने वाला एक छात्र संगठन आइसा है। ये भाकपा माले का छात्र मोर्चा है जी। सर, और सवाल है कि आज जो शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण बढ़ते जा रहा है, इससे क्या नफ़ा और नुकसान? देखिए, सीधे सीधे इसका एक ही मतलब है कि शिक्षा का निजीकरण का मतलब ही हुआ कि शिक्षा को बाज़ार का सामान बना देना, और जो सामान बाज़ार में चला गया, मार्केट के हवाले हो गया, उसमें मुनाफा के अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो शिक्षा में अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अगर मुनाफा चाहेगी, तो जाहिर सी बात है कि गरीब तबके के जो लोग होंगे वो तो मुनाफा के लिए पैसा नहीं दे पाएंगे। अभी सम्मेलन में कुछ यहाँ पे लड़कियाँ कह रही थी कि हमारे पास स्कूल में देने के लिए पैसे नहीं है, ट्यूशन में देने के लिए पैसे नहीं है। तो शिक्षा का बाजारीकरण से हिंदुस्तान जो पिछड़ा देश है, उसकी बहुत बड़ी आबादी जो है वो शिक्षा से बाहर रह जाएगी। ये बड़ा संकट है निजीकरण का। इससे घटा है जी। दूसरा सवाल है सर कि आज जो है कि एक वर्ष में लाखों करोड़ों छात्र सफल होते हैं, फिर भी आज नौकरी न होने की वजह से आज बेरोजगारी की दौर में भटक रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपका संगठन क्या कर रहा है? देखिए, हमारा संगठन सिर्फ कह नहीं रहा है इस पे, बेरोजगारी के मामले पे, बल्कि हम लोग तो सरकार की आंख में आंख डाल करके जो देश के अंदर बेरोजगारी का असली आंकड़ा है, जो सरकार छिपा रही है, उसको भी हम लोग कह रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे बिहार की सरकार ने वादा किया कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे, किसी तरीके से वो सत्ता में पहुंच गए। अब जब रोजगार देने की बात आई, तब ये कह रहे हैं कि हम रोजगार नहीं देंगे, लोन दे देंगे। लोन की तो बात नहीं कही थी, चुनाव के समय लोन का तो वादा नहीं हुआ था। तो जो युवा बेरोजगार हैं उनको आप असल में लोन देकर के कर्ज के दायरे में डाल रहे हैं। पूरे देश में हम लोगों ने लंबे समय तक देखा है कि जो किसान हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं लोन नहीं चुकाने के कारण। लेकिन पिछले 2-3 सालों में अगर आंकड़ा उठा करके देखिए तो हिंदुस्तान के भीतर जो नौजवानों का आत्महत्या का आंकड़ा है वो किसानों से ज़्यादा हो चुका है। यानी बड़े बड़े कैंपस में पढ़ने के लिए, महंगे प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने के लिए पहले एजुकेशन लोन लिया जा रहा है। लोन लेने के बाद बच्चे किसी तरीके से बीटेक और एमबीए का कोर्स पूरा कर रहे हैं, और उसको पूरा करने के बाद चूंकि ओवरऑल मार्केट से रोज़गार गायब हो चुका है, तो कहीं उनकी नौकरी नहीं हो रही है, तो वो उस लोन को चुकाएं कैसे? और इसके डिप्रेशन में काफ़ी नौजवानों ने आत्महत्याएं की। इसीलिए रोज़गार का मतलब नौकरी होना चाहिए, सम्मानजनक और नियमित वेतन वाला नौकरी, जिसमें हमको पता है कि 1 महीने के बाद हमारे जेब में तनख्वाह आ जाएगा। तो उस तरह की नौकरी की बात हो रही है। सरकार की तरफ से कभी भी कोई अगर नौकरी की बात हुई, सरकार ने अगर कहा कि हम रोज़गार देंगे, तो उसका एक ही मतलब है कि आप नौकरी देंगे। अब नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नौजवानों के साथ गद्दारी कर रही है, और मोदी जी जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, वो उल्टा काम कर रहे हैं। वो हर साल जो 1.5 करोड़ नौकरी ख़त्म कर रहा है। जिनकी नौकरी पहले से थी उनकी नौकरी भी ख़त्म की जा रही है। अभी लॉकडाउन में जो स्थिति हुई वो तो हम लोग सब ने देखा, लेकिन मोदी सरकार की नीतिगत विफलता के कारण लॉकडाउन से पहले ही हिंदुस्तान के जो नौजवान थे उनकी बेरोजगारी का जो आंकड़ा था वो 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। कहने का मतलब ये कि पूरे देश के सामने और बिहार के सामने
बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है। और आइसा आंदोलन जो हम लोग का संगठन है आइसा, उसके आंदोलन का एक बड़ा एजेंडा है कि रोजगार के लिए संघर्ष करना। और रोजगार से हमारा सीधा मतलब है सम्मानजनक और नियमित वेतन वाली नौकरी। जी, कॉलेजियम सिस्टम को रोकने के लिए आइसा क्या कर रहा है? तो कॉलेजियम सिस्टम को वो एक बड़ा सवाल है और आइसा उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन निश्चित तौर से ये पूरे देश का सवाल है। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो पूरे देश का सवाल है। और जब तक पार्लियामेंट के भीतर से ये क्लिंच नहीं होता है, जब तक देश के संसद के अंदर इस पर कोई काम नहीं होता है, तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता, ये सब लोग जान रहे हैं। और इसीलिए मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, चूँकि इनको कॉलेजियम सिस्टम से दिक्कत नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम से जो लोग जज बने हुए हैं वो अमूमन बीजेपी के फेवर में वर्डिक्ट दे रहे हैं। खास करके जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जहाँ पे राजनीतिक मुद्दों की सुनवाई होनी है, तो वहाँ तो तिक्रम के साथ बीजेपी के फेवर में जजमेंट आ जा रहा है बराबर। तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जब तक देश के अंदर एक पॉपुलर आंदोलन नहीं हो, जब तक एक लोकप्रिय आंदोलन नहीं हो, वो आम लोग की ज़बान पे जब तक न चढ़ जाए और जब तक संसद के भीतर उस पर बहस होना ना शुरू हो जाए, तब तक कॉलेजियम सिस्टम से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। सर, अभी पूरे बिहार में भर में अंबेडकर छात्रावास को सैनिटाइज करने के नाम पर से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के पटना में भी छात्र संगठन इसका आंदोलन किया, जिस पर लाठी बरसाया गया। आप क्या? देखिए, बेहद शर्म की बात है, पूरे बिहार में कई एक जगह पे जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है उसका दौरा हम लोगों ने किया था अलग अलग समय में, अलग अलग आंदोलनों के दौरान। औरंगाबाद का भी जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है वहाँ भी हम गए हुए हैं, वहाँ भी बैठक किए हुए हैं। दिक्कत यह है कि जब कैंपस माने जो हॉस्टल के जो छात्र हैं वो अपने छात्रावास की जो दिक्कतें हैं जब सरकार को सुना रहे थे, सरकार को कोई कान पे उनका जू नहीं रेंग रहा था। लेकिन आज जो मोदी जी कहते हैं बार बार में कि आपदा में अवसर तलाशना है, तो कोरोना महामारी जो था वो तो जनता के लिए आपदा था, देश की जनता के लिए वो आपदा के समान था, महामारी था। उसको ये लोग अवसर बना रहे हैं। सरकार के निशाने पे वंचित तबके के छात्र, दलित समुदाय के छात्र, पिछड़े तबके के छात्र हमेशा से रहा है, खास करके बीजेपी सरकार के। अब उसके लिए इन्होंने अवसर निकाल लिया है कि सैनिटाइज करने के नाम पे हम हॉस्टल खाली करा देंगे। कहीं से भी कोई भी इच्छा इनकी नहीं है कि वो सैनिटाइज करना चाहते हैं। अंबेडकर छात्रावास वही बात है, आप सड़कों का सैनिटाइज करके दिखाइए, रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशन को सैनिटाइज कीजिए ना। तमाम स्कूल कॉलेज को तो सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। ये क्लासरूम तो अभी तक खाली था, कहाँ इसको सैनिटाइज किया गया? ये अंबेडकर कल्याण छात्रावास, और वो देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग बहाना ये लोग दे रहे हैं। अलग अलग जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है, कहीं पे नोटिस दिया गया है कि हमको सैनिटाइज करना है और उस कमेटी के माध्यम से कुछ नियम बना करके हमको सीट अलॉट करना है। तो असल बात ये बताना नहीं चाह रहे हैं, असल बात यही है कि लंबे समय से संघर्ष के बाद इस देश के वंचित तबकों को जो अधिकार मिले, जो लोग अब तक पढ़ाई लिखाई से दूर थे, उनको शहर में आकर के, जिला मुख्यालय में आकर के रहने का एक जगह, पढ़ने का एक जगह मिला और कई एक लोग वहाँ से निकल कर के नौकरी आज कर रहे हैं। ये दरवाज़ा ये लोग बंद करना चाहते हैं, वंचितों को वहीं पे रखना है। और ये क्योंकि ये सरकार संविधान नहीं मान रही है ना, ये सरकार तो सीधे सीधे मनुस्मृति मान रही है। और मनुस्मृति में दलितों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, वो नौकरी में जाएं। तो उस एजेंडा पे कहीं ना कहीं सरकार जा रही है। भले ही नीतीश कुमार कह लें कि वो बीजेपी से थोड़ा सा तो अलग हैं, हम नहीं मान रहे हैं कि आज के डेट में नीतीश कुमार का जो नज़रिया है वो बीजेपी से या आरएसएस से अलग है या उससे स्वतंत्र तरीके से वो सोच रहे हैं। अधिकांश मामलों में, कुछ मामलों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश मामलों में आज बिहार सरकार वही कर रही है जो भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम इनसे करवाना चाहती है। अंबेडकर छात्रावास को निशाना बनाना वहीं से आया हुआ फरमान है। सम्मेलन के माध्यम से छात्रों को क्या संदेश दिया? छात्रों को हमने यही संदेश दिया है कि भाजपा और जदयू की जो सरकार है बिहार के अंदर, निश्चित तौर से इन लोगों ने युवाओं के सामने संकट पैदा कर दिया है। सारे स्कूलों की हालत बदहाल है, 3 लाख के आसपास शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं, बहाली का कोई योजना सरकार के पास नहीं है।
कॉलेजों की वही दशा है। पटना विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जगह पे 3 साल का जो BA है वो 6 साल में हो रहा है, 2 साल का जो MA है 4 साल में हो रहा है। रोज़गार की वही दशा है। और जो लोग बहालियों के इंतज़ार में, जिन लोगों ने बहालियों की परीक्षाएं दे दी है, फॉर्म भर दिया है, कई एक का रिजल्ट आ चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी सरकार जो शिक्षा और रोज़गार के मामले में न सिर्फ कुछ नहीं दे रही है नया चीज़, बल्कि जो चीज़ हमारे पास पहले से था उसको भी छीनने की सरकार है। तो इसलिए हम युवाओं को, छात्रों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी सरकार से, जो नौजवानों के भविष्य को उजाड़ने वाली सरकार है, जो हमारे भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली सरकार है, उसके खिलाफ मजबूत नौजवानों का आंदोलन, एक सुदृढ़ छात्र आंदोलन इस दौर की ज़रूरत है। और तमाम छात्रों को हम इसी के लिए संगठित करके संघर्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? जो बहुत बड़ा देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के मैंने एक आर्टिकल द वायर में लिखा था, अंग्रेजी में वो आई थी। और जातीय जनगणना को लेकर के हमारी यही समझदारी है कि देश के भीतर अगर डेवलपमेंट का कोई फ्रेम बनना है, किस एरिया में कितना पैसा सरकार को देना चाहिए, तो ये जातीय जनगणना के बगैर संभव नहीं है। क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसमें दलितों के पास, पिछड़े जो आबादियां हैं, उनके पास संपत्ति नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट का कोई रोड मैप नहीं पहुंचा हुआ है। वो सोसाइटी के भीतर जो प्रमुख संस्थान हैं, उन संस्थानों के निर्णय लेने वाली जगहों पे नहीं जा सके हैं अभी तक। निर्णय लेने वाली जगहों का मतलब है जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट है, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल, विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर या रेक्टर या रजिस्ट्रार, तो जो पत्रकार होते हैं उसमें जो संपादक के जगह पर बैठे होते हैं, उन तमाम जगहों पर समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बाहर है। तो जब तक उस हिस्से की स्थिति पता नहीं चलेगी कि उस हिस्से की संख्या कितनी है, वो हिस्सा जो है वो कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में है, तब तक आप समाज का सर्वांगीण, जिसको विकास कहते हैं, वो संभव नहीं है। जुमला देने के लिए तो मोदी जी ने कह दिया सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो ले लिया गया, लेकिन क्या सच बात है कि सबका विकास हुआ है? अगर सबका विकास हुआ होता तो आखिर ऐसा क्यों है कि तमाम शहरों के भीतर सीवर में जो लोग उतरते हैं वो सिर्फ दलित जातियों से होते हैं और कोई नहीं होता वहाँ पे? क्यों नहीं जनरल कास्ट के लोग वहाँ उतर सकते हैं? देश के अंदर पत्रकारिता के भीतर जो संपादकों का एक जातिगत आंकड़ा हमने देखा, एक सिंगल व्यक्ति दलित समुदाय से आपको नहीं मिलेगा, ओबीसी समुदाय से एक सिंगल व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। एकमात्र महिला मृणाल पांडे हैं हिंदुस्तान अखबार में, बाकी महिला भी आपको नहीं मिलेगी, मुसलमान भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो देश के भीतर लोकतंत्र है, उसको असल मायने में लोकतंत्र बनाने के लिए आपको ग्राफ चाहिए, आपको डेटा चाहिए। डेटा आपके पास होगा तभी आप कुछ प्लान ठीक तरीके से कर पाएंगे।